हेलो फ्रेंड्स। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे लॉज ऑफ मास एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन जिसमें ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेंट हैं, और प्रोडक्ट दे रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है सी प्लस डी। तो इन एक इसमें टर्म आती है एक्टिव मास। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं एक्टिव मास। ये आगे भी आपको 12th चैप्टर में देखने को मिलेगा, रेट, जिसमें रेट पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो उसकी बात आगे करेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है आपका एक्टिव मास। एक्टिव मास मींस होता क्या है? कुछ नहीं, ये मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है, एन अपॉन वी, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को ही एक्टिव मास करते हैं। अब देख लेते हैं इनका रेट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, क्लास 12। यहां पर जान लीजिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the active mass of C and active mass of D। ठीक, इतना उतार लीजिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। अब रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। अब प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम सिंबल हटाएं तो यहां आ जाएगा एक कांस्टेंट के एफ। के एफ क्या है? ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। के एफ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, यानी इसका कांस्टेंट है। ऐसे ही जब हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां आ जाएगा Kb बराबर, Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो Kb इज इक्वल टू आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D। ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो उस केस में इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ टूटकर आएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वेशन जो फर्स्ट हम लिखे थे क्या था? के एफ एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू के बी एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक्टिव मास ऑफ, इसको हम एक तरफ करते हैं, के बी अपॉन के एफ इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। अगर हम इसको पलट दें तो ये हो जाएगा के एफ
अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। तो ये जो हमारा रेशियो है के एफ अपॉन के बी को, इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई। इसी को हम कहते हैं आगे चल के एक्टिव मास सी डी ए बी। इसी के रेशियो को अगर हम कहेंगे के एफ अपॉन के बी को ही आगे चल के हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके फर्दर एक रिएक्शन और देख लीजिए जिसमें आपको आगे न्यूमेरिक मिलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगी। जैसे मान लीजिए 2A प्लस 3B, ये रिवर्सिबल का रिएक्शन, 4C प्लस 8D। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन KF इज इक्वल टू B की पावर 3। हाँ, जब आपको ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए जैसे NaOH है, इसके आगे कोई न्यूमेरिक डिजिट रहेगी, तो जब उसका रेट लिखते हैं तो एक्टिव मास के पावर में वो डिजिट आ जाती है जो बैलेंस की रहती है। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे फॉर्म होता है। यहाँ पर एक्टिव मास जो भी हो और इसकी पावर यह, और ये A की पावर 2। ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? KB C की पावर 4 D की पावर 8। और यदि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो कि हमारी इक्विलिब्रियम की पहचान है, उसके बेसिक है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगा? इन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखा था हमने? KF एक्टिव मास ऑफ A की पावर 2, एक्टिव मास ऑफ B की पावर 3 इज इक्वल टू KB एक्टिव मास ऑफ C की पावर 4 एंड एक्टिव मास ऑफ D की पावर 8। अब KF अपॉन KB करें हम, KF अपॉन KB, तो क्या हो जाएगा? C की पावर 4, D की पावर 8 अपॉन A की पावर 2 एंड B की पावर 3। ये इसका क्या हो जाएगा? एक्टिव मास की इक्वेशन, और इसी को हम बोलते हैं आगे चल के KE यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये रहा कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KE बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक आपका KP, एक आपका KC। अब KP और KC क्या होते हैं? देखिए, एक्टिव मास को जब हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में, एक्टिव मास को जब हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पर हम KC यूज करेंगे। लेकिन गैसियस सिस्टम में जब हम एक्टिव मास यूज करेंगे तब हम वहां पर KP प्रेशर के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक, इसी को कहते हैं KP और KC। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल KP और KC कैसे आपको लिखने हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको नोट करने रहेंगे, इंपॉर्टेंट KP और KC के लिए।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको ख्याल रखने हैं। इनके ऊपर अभी मैं एग्जांपल दूंगा। पहला है कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट एंड टेकन एज यूनिटी। एक्टिव मास ऑफ solid is constant and it is always taken unity। यानी कहने का अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड है तो उसका जो एक्टिव मास लिखा जाएगा, एक्टिव मास मान लीजिए सॉलिड है, इसका हम 1 लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा 1। इसको इग्नोर कर देंगे, उसको नहीं लिखना, इग्नोर कर देना है। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज टेकन एज यूनिटी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि द एक्टिव मास ऑफ ए लिक्विड, द एक्टिव मास ऑफ ए लिक्विड active mass of a liquid with gas in equilibrium is always taken as unity, is always taken unity। यानी अगर कोई गैस है और लिक्विड है, कोई लिक्विड गैस के साथ इक्विलिब्रियम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लिक्विड है, ये इस गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हमेशा इस लिक्विड की जो एक्टिव मास होगा वह यूनिटी लिया जाएगा। ठीक। और लास्ट पॉइंट है इफ रिएक्शन इज इन एक्वस मीडियम, इफ रिएक्शन इज इन एक्वस मीडियम H2O is constant, active mass of H2O is constant। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने हैं। इन्हीं के आधार पर जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने लगेंगे तब इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट एंड इट इज ऑलवेज टेकन यूनिटी। द एक्टिव मास ऑफ ए लिक्विड विथ गैस इन इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज टेकन यूनिटी। तीसरा है इफ द रिएक्शन इज इन एक्वस मीडियम H2O is equal to constant। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमको कहा है कि इनका हमको इसका Kp और Kc लिखना है। N2O4 रिवर्सिबल साइन 2NO2। फेज क्या है इनका, ये गैस है और ये भी गैस है, तो इनका एक्टिव Kc लिखेंगे। Kc क्या था, प्रोडक्ट एक्टिव मास NO2, इसका 2 पावर, इसके आगे कोई नहीं है, N2O4। ठीक, ये क्या हो गया। और हाँ, यूनिट इसका क्या हुआ, मोल पर लीटर 2, और इधर मोल पर लीटर पावर 1। 2 की पावर जाएगा यहाँ से, 2 की पावर 1 माइनस आ जाएगा, तो एक स्मॉल से एक कट गया, तो ये आ जाएगा NO2 की पावर 2 N2O4 मोल पर लीटर। इसकी यूनिट आ गई। अब Kp ऐसे लिखेंगे, Kp ऐसे लिखा जाएगा PNO2 की पावर 2 अपॉन PN2O4 पावर 1। अब यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ATM। यहाँ पर 2, यहाँ की पावर 1 जाएगी, घटेगी, तो क्या हो जाएगी PNO2 की पावर 2 अपॉन PN2O4 की पावर 1
ATM। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका KP और KC हो गया। कुछ एग्जांपल और इसमें देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे CH3COOH एक्वस मीडियम प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में है, ये टूटेगा CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस, ये दोनों एक्वस है। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि इफ अ रिएक्शन इज इन एक्वस मीडियम एक्टिव मास ऑफ H2O इज कांस्टेंट, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो इसका KC क्या हो जाएगा? KC इधर वाला देखिए, एक्टिव मास ऑफ CH3CO माइनस H3O प्लस CH3COOH और H2O को हम कांस्टेंट मान लेंगे, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिट क्या हो जाएगी? इधर 1 मोल पर लीटर, एक से एक कट जाएगा, मोल पर लीटर। KP इसके लिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसमें गैसियस फेज कोई नहीं है, इसलिए इसका KP हम नहीं लिखेंगे। अब एक एग्जांपल आपका और देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को बंद करेंगे। H2O लिक्विड